नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम करने वाले हैं पेपर 6 का सेक्शन सी साइंस का। वेल आपने थंबनेल देख लिया है, उसके लिए आपने वीडियो ऑन किया है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पेपर 6 का सेक्शन सी। और अब हमारे पास इस लास्ट सेक्शन डी ही रिमेनिंग हो जाएगा, फिर आपका साइंस का प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और एक बच्चे ने मुझसे कुछ कमेंट किया था कि PYQs बताइए चैप्टर वाइज। ओके, तो इसके बाद हम फिर थोड़ा उस तरीके की वीडियोस भी बना देंगे जो आपके बोर्ड लेवल, हालांकि मैंने बोर्ड लेवल क्वेश्चंस ऑलरेडी बना दिए हुए हैं, उनके प्लेलिस्ट आपको मैंने दी भी हुई है। तो उसके अंदर बेसिकली बोर्ड लेवल के अंदर आपके PYQs भी कंप्लीट हो ही जाते हैं, बट देन टू इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ द अनदर क्वेश्चंस तो मैं ज़रूर उसको वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। तो देखते हैं बच्चों कि अभी सेक्शन सी जो 18 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, वो हमसे क्या कह रहा है। तो जैसे आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन कलर कॉपर नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ ग्लास टेस्ट ट्यूब। अब पहली बात तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ब्राउन कलर नहीं है, ब्लू कलर होना चाहिए। ये कॉपर कभी ब्राउन कलर नहीं देता है, कॉपर का कलर ही ब्लू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ब्लू कलर्ड कॉपर नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ ग्लास टेस्ट ट्यूब, इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है ब्लैक कलर। ऑक्सीजन गैस और ब्राउन कलर्ड गैस जा रही है एक्स, जो मैं नहीं पता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो कॉपर नाइट्रेट से हमें देखो क्या क्या मिल रहा है। कॉपर नाइट्रेट से हम इसको हीट करें तो हमें मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक अननोन दूसरी गैस मिल रही है जो ब्राउन कलर की है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर नाइट्रेट को तोड़ा जा रहा है, डिकम्पोजिशन है। ओके, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2CuNO3 2 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट गिव्स, यहाँ पे ओके हीट का सिंबल लगा दीजिए क्योंकि हीट कर रहे हैं हम लोग। 2CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि जब भी नाइट्रेट कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, यही ब्राउन कलर की गैस होती है बेसिकली, एंड ऑक्सीजन निकल रहा है। सो द ब्राउन गैस एक्स जो है वो क्या हो गई, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द ब्राउन कलर्ड गैस, आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेट द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, सीधी सी बात है, एक कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे कंपाउंड्स मिल रहे हैं हमें, दैट मीन्स कि ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप इसके अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, स्टेट द मेथड बाय विच कॉपर कैन बी प्योरीफाइड, डिस्क्राइब इट्स मेथड विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, अब क्या मेथड है जहाँ पे हम कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं। वेल इसके अंदर कॉपर आप ले लो, निकल ले लो, गोल्ड ले लो, बहुत सारी मेटल्स हैं जिसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो द मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड या टेक्निक फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। डायग्राम ये रहा, मैंने आपको दिया हुआ है। एक बीकर आप ले लीजिए, उसके अंदर आप दो ऐसे डंडे लगा दीजिए, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये आपका बीकर हो गया, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इनको आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो नेगेटिव पोर्शन रहेगा और एक रहेगा आपका पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, सॉरी, सो नेगेटिव इज नोन एज कैथोड और पॉजिटिव इज नोन एज एनोड। ओके, यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और बाकी की और ये सब लगा दिया हम लोगों ने, डन। चलिए सेम यहाँ पे बैटरी में भी चेंज कर लेना, इस तरीके की बैटरी आएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। ठीक है, थोड़ा सा ये सॉरी इस टाइम ध्यान नहीं गया था मेरा ना। अब इसमें होता क्या है, तो हम लोग इम्प्योर कॉपर को लगा देते हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, तो ये जो आपके पास मेटल की स्ट्रिप है, ओके, ये कौन सी है, इम्प्योर कॉपर की, मतलब जिससे हमें एक्चुअली प्योरीफाई करना है। ओके, और कैथोड की तरफ ये वाली जो डंडी है यहाँ पे अपन लगा देते हैं प्योर कॉपर, और बहुत पतली सी स्ट्रिप कर लेते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, तो अ थिन स्ट्रिप ऑफ हाईली प्योर कॉपर इज यूज्ड एट द कैथोड। अब क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है अंदर लिक्विड है वो हम कौन सा ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि CuSO4 का सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग।
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर क्या होगा ना कि विद द हेल्प ऑफ द बैटरी जब हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो जो इम्प्योर कॉपर है एनोड में से वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो फिगर देखो, तो जैसे ये Cu2+ है, ये इसमें से निकला और यहाँ पे डिजॉल्व हुआ। अभी डिजॉल्व कैसे होगा? इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है। तो क्या होगा ना कि इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर Cu2+ जो है वो जाएगा कैथोड की तरफ, समझ रहे हो? जैसे कि आप समझो Cu+ टू एनोड, ये जा रहा है CuSO4 के पास। अब Cu तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका Cu जो है वो चला जाएगा कैथोड के पास। कहाँ चला जाएगा? कैथोड के पास। तो ये जगह खाली हो गई ना, फिर यहाँ पे एनोड का आएगा। तो इस तरीके से ट्रांजिशंस होते हैं यहाँ पर। और बाय दिस वे, ठीक है, द कॉपर गेट्स डिपोजिटेड एट द कैथोड। द थिकनेस ऑफ द कैथोड की थिकनेस धीरे धीरे मोटी होती जाएगी और एनोड की धीरे धीरे पतली होती जाएगी, क्योंकि वो डिजोल्व होते जा रहा है। अब इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, ठीक है, अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो डिजोल्व हो जाएंगी सॉल्यूशन के अंदर। अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो बीकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये वाला, जिसको अपन कहते हैं एनोड मड, ठीक है, मतलब कि एनोड से निकला हुआ मड। ओके, मड मतलब कीचड़। ओके, अब रिएक्शन क्या हो रहा है? तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? देखो, कॉपर इम्प्योर था सॉलिड में, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है? आयन में कन्वर्ट हो रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन वाला, वो 2 इलेक्ट्रॉन वही ले लेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन है, ज़रूर लिखना, बिना रिएक्शन के अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद कर लेना, ठीक है। तो पहली बात तो है भी 3 मार्क का क्वेश्चन, तो फिगर डायग्राम रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ना। 39 क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, 40। What is an alloy? State the uses of alloy. State the homogeneous mixture of metals in the brass and the bronze. Okay. अब alloy क्या होता है? देखो, alloy एक homogeneous mixture होता है। homogeneous का मतलब ये है कि आप जब चीज़ों को मिला देते हो तो वो सेम चेहरा ले लेते हैं। जैसे आपने पानी में नमक डिजोल्व कर लिया तो आपको पानी में कुछ बदलाव नजर नहीं आएगा, आपको पानी एज इट इज रहेगा, नमक उसमें डिजोल्व हो जाता है। पीते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है सॉल्टी वाटर है, वैसे तो नहीं। सेम विद द शुगर ऑल्सो। तो जहाँ पे आप कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ों को मिलाओ और उनका जो अपीयरेंस है वो ना बदले, तो उसको अपन कहते हैं होमोजीनियस। इतना समझ में आया? ठीक है, होमो मतलब क्या होता है? सेम, है ना। तो जहाँ पे आप 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। अब अलॉय बनता कैसे है? तो पहले तो हम लोग ना मेटल को मेल्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो दूसरा मेटल हमें चाहिए या कोई दूसरा नॉन मेटल चाहिए, वो उसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं? डिजोल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर बन जाता है पूरा। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है? देखो, यूटेंसिल्स में, जो हमारे घर पे स्टेनलेस स्टील बर्तन होते हैं ना, स्टील के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये सारे यूटेंसिल्स। सोल्डरिंग वायर जो अपन यूज़ करते हैं उसमें भी अलॉय यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक वायर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ओके, इन मेकिंग गन, बैरल, गियर्स, बियरिंग्स, कॉइन में भी पहले के ज़माने आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री देखी है, एसएस में खैर है भी हमारे पास, तो कॉइन्स, ठीक है, बेल जो मंदिर वगैरह में लगाते हैं, स्टैचूज, ये सब के सब जो है वो बेसिकली अलॉय से ही बने हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टी इतनी चेंज की गई है जिसकी वजह से सालों साल वो चीज़ें वैसी की वैसी रहती है, कोई रस्ट नहीं होता, कोई कोरोजन नहीं होता उसके अंदर, ठीक है बच्चा। अब इसमें कहा गया कि ब्रास और ब्रोंज का कंपोजिशन बताओ। तो ब्रास के अंदर क्या क्या आता है? कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, क्या आएगा? कॉपर प्लस जिंक। कॉपर का ज़्यादा होता है 80%, जिंक 20%, ठीक है। ब्रोंज के मेडल मिलते हैं ना, क्योंकि थर्ड रनर अप को आई मीन सेकंड रनर अप को जो 3rd नंबर पे आता है, ओके, तो उसके अंदर कॉपर और टिन होता है, ठीक है। तो 90% कॉपर और 10% टिन, मतलब कि कॉपर प्लस टिन मतलब Sn, ठीक है, डन। एक्चुअली इन लोगों को पता है यहाँ पे यूजेस की जगह ना प्रॉपर्टीज़ पूछने चाहिए थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पर ठीक है, उन्होंने यूजेस पूछी तो अपन ने वो दे दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। न्यूरॉन होता क्या? न्यूरॉन हो या नर्व सेल्स हो, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शनल पार्ट तो यही है ना, ठीक है। ये होंगे नहीं तो हमारा नर्वस सिस्टम तो डेवलप ही नहीं है, सीधी सी बात है।
यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द नर्व इम्पल्सिस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी हम लोग मैसेज रिसीव करते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो यही नर्व सेल से ही बनती हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें मेन होती है, सेल बॉडी, एक्सन और डेंड्राइट, ठीक है। आइए देख लेते हैं पहले हम लोग। फिगर तो क्या आपके बुक में भी है, अदरवाइज मैंने भी दिया हुआ है। तो ये जो आपको छोटे छोटे से ब्रांचेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रांचेस, ये शॉर्ट ब्रांचेस जो है वो है डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या है? डेंड्राइट्स। फिगर देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो है दैट इज अ साइटोन। साइटोन मतलब कि सेल बॉडी। अगर साइटोन वर्ड नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत है, आप सेल बॉडी लिख सकते हो। ओके, अंदर बीच में न्यूक्लियस, यहाँ से ये वाली जो डंडी निकल रही है इसको हम एक्सन कहेंगे। एक्सन के ऊपर आपकी पूरी शीट नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इसको अपन कहते हैं मेलिन शीट। और जहाँ पे इस तरीके से शीट नहीं है, मतलब देखा जाए तो कैसे है ना, देखो ये डंडी आ गई, ठीक है, ये शीट आई, फिर गैप आया, फिर शीट आई, फिर गैप आया, फिर शीट आई। तो ये जो गैप आता है ना इसको अपन कहते हैं नोट्स ऑफ रणवीर सिंह ने। और नीचे जो है दैट इज द एक्सन टर्मिनल, ठीक है, इसको आप नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? नर्व एंडिंग। तो ये आपका लेवलिंग पोर्शन हो गया। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी का अंदर, आपने देखा, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये सारे के साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंधे हुए होते हैं, एनक्लोज होते हैं। तो सेल बॉडी क्लियर हो गया, ठीक है। अब डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स मैंने कहा था स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच अराइजेज फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी से निकल रहे हैं, देखो आप खुद ही देख लो, ठीक है, ये सेल बॉडी से निकल रहे हैं। ओके, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिसीविंग द सिग्नल्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है ना बेटा, उनके अंदर ही ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाक आ गया, हाथ आ गया, ठीक है, देखना हो गया, सुनना हो गया, तो इन सब के अंदर ही होते हैं। बेसिकली यही 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो हैं मैसेज जब रिसीव करते हैं तो थ्रू द डेंड्राइट्स। ओके, फिर अब सेल बॉडी में से क्या निकल रहा है? एक्सॉन निकल रहा है, एक लंबी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी को ज्वाइन करेगा। ओके, ज्वाइन टू द सेल बॉडी एंड एक्सन टर्मिनल्स, ठीक है, ये वाला है ना, ठीक है, तो एक्सन टर्मिनल को वो ज्वाइन करेगा। ओके, इट इज़ इंसुलेटेड बाय अ मेलिन शीट, जैसे मैंने कहा वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी मैसेजेस हैं वो फटाफट से, ठीक है, रैपिड, मतलब कि बहुत जल्दी से ट्रांसमिट हो। और जहाँ पर ये मेलिन शीट नहीं है, ठीक है, सम रीजन्स विदाउट एनी इंसुलेशन, इसको अपन कहेंगे नोड ऑफ रणवीर। ये जो एक्सन टर्मिनल्स हैं, ज़्यादा एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सन, वो हेल्प करते हैं ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स फर्दर, मतलब ये अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा एक्सन होगा, उसके अंदर वो सिग्नल्स को आगे पहुंचाते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? गिव इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली प्रेगनेंसी को रोकने का एक तरीका है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास इसके मेथड्स हैं, जैसे कि बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, लूप ऑफ कॉपर टी और सर्जिकल मेथड, 4 तो हमारे पास है ही। तो जैसे बैरियर, ठीक है, बैरियर मतलब कि रुकावट। अब ये एक फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है, जो मेल और फीमेल यूज़ कर सकते हैं। मेल जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्डोम, ये बहुत नॉर्मल है, सबने सुना भी होगा नो डाउट, ठीक है। और फीमेल जो यूज़ करती है, एक कैप आती है, इसको हम कहते हैं डेफ्रागम। ओके, कॉन्डोम्स जो है वो मेल यूज़ करते हैं विच कवर देयर पीनस, एंड डेफ्रागम जो होते हैं वो फीमेल यूज़ करती है विच कवर देयर वेजाइना बाय पुटिंग इनटू द वेजाइना। ओके, और ये बेसिकली इनका एक ही मोटो है कि स्पर्म को और ओवा मतलब कि एग को मिलने से रोकना है, ठीक है। तो इसके लिए बैरियर हो गया ना, रुकावट। ओके, फिर आता है केमिकल मेथड। फीमेल जो है वो ओरल पिल्स यूज़ करती हैं, ठीक है, ओरल पिल्स आती है जहाँ पे बेसिकली ये जो ओरल पिल्स होते हैं उनके अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, और ये हॉर्मोन्स जो है वो ओवरीज में से, ठीक है, ओवा को रिलीज करने से रोक लेते हैं, ओविडक्ट में आने से रोक लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स में ओरल पिल्स जो हैं वो फीमेल्स का ही रहता है, मेल का नहीं होता इसके अंदर। फिर आता है द लूप और द कॉपर टी। अब ये कॉपर टी जो है वो बेसिकली कॉपर वायर से बनी हुई टी शेप होता है, कॉपर वायर से बनाया हुआ टी शेप होता है। ये यूटेरस के अंदर प्लेस किया जाता है बाय द डॉक्टर,
ठीक है, इसको हम लोग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं। IUCD इसका फुल फॉर्म लर्न कर लेना आएगा, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ IUCD। फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में मेल्स में जो स्पर्म डक्ट होता है वास डिफरेंस, ठीक है, वो जो है वो बेसिकली ऑपरेशन से, जैसे पाइप होता है ना ये इस तरीके से, तो उसको बीच से काट दिया जाता है। तो ये 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद इनको जो है वो टाई किया जाता है ताकि स्पर्म्स जो है वो बाहर ना आ पाए। इस पूरे प्रोसीजर को अपन कहते हैं वेसिकोटोमी। फीमेल्स के अंदर, ठीक है, सेम ओविडक्ट होता है, ठीक है, ये ओवरीज आ गई, ओके, और यहाँ से यूँ ओविडक्ट निकलता है ना ऐसे करके, तो ये ओविडक्ट जो होता है उसको काट लिया जाता है विद द सर्जिकल मेथड और इसको अगेन टाई किया जाता है ताकि ओवम मतलब कि एग बाहर नहीं आ पाए। तो इसको अपन कहते हैं ट्यूबेकोटोमी। ओके, तो दीज आर द 4 मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द वुमन और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर इस फिगर को देखें, ये फिगर तो अमीबा का नज़र आ रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला देखें तो ये फिगर जो है वो यीस्ट का नज़र आ रहा है ना। चलो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन द फिगर। ओके, तो फर्स्ट फिगर इज द अमीबा, सेकंड फिगर इज द यीस्ट। ओके, डन। नाउ स्टेट द मोड ऑफ रिप्रोड्यूस्ड एडोप्टेड बाय दीज 2 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के लिए उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया है। ओके, तो देखो, द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन अमीबा इज अ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है बाइनरी फ्यूजन। एक सेल 2 हाफ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 फिर और 2 में होगा, ऐसे करके 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू होते जाएंगे, 4 से 8 इस तरह कंटिन्यू होते जाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड्स इक्वली इनटू 2 डॉटर सेल्स या 2 पार्ट्स। ठीक है, और जब वो ग्रो हो जाती है तो एक नया इंडिविजुअल बना देती है, तो इसको अपन कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। सिंपल सा है। यीस्ट की बात करें, द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन द यीस्ट इज अ मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें पेरेंट सेल जो है अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान, अगर उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो एक सिस्ट बना लेता है। ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर के अंदर, ये बाहर वाला जो है इसको अपन सिस्ट कहते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है बाहर की तरफ, और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये जैसे अमीबा नहीं 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनना नहीं, बनता वैसा ही है ये। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन ही होता है इसके अंदर, नो डाउट। बट क्या होता है ना कि अब वो सिस्ट जब तक कंप्लीट है तो उसके अंदर ये सेल डिवीजन बहुत बार होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉटर सेल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जब फेवरेबल कंडीशन होता है ना तो ये सिस्ट रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और बहुत ये जो इतनी सारी डॉटर सेल्स इकट्ठी रिलीज होती है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। प्रोसीजर इज द सेम, माइटोटिक प्रोसीजर 1 से 2, 2 से 4 वैसे ही बनता है। ठीक है, बट ये सिस्ट की वजह से एक साथ बाहर निकलती है, तो हम कहते हैं कि अच्छा इतनी सारी डॉटर सेल्स बाहर आ गई, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द मल्टीपल फ्यूजन। ओके बच्चा, चलिए और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। डन। देखो 3 मार्क में है, 3 मार्क का है तो आपको 1 मार्क तो यही मिल जाएगी, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी 2 मार्क्स बची, तो 1 मार्क आपको बाइनरी फ्यूजन को डिफाइन करने में और 1 मार्क आपको मल्टीपल फ्यूजन को डिफाइन करने में। 3 मार्क का हो गया ना। बच्चे मुझसे पूछ रहे कि मैम ऐसे छोटे आंसर्स कभी लिखे तो फिर मार्क्स कटेंगे, मिलेंगे नहीं, तो मैं इसके लिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ। साइंस के अंदर आंसर्स को आपको इलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, साइंस इज ऑलवेज अ पॉइंट टू पॉइंट, जो पूछा है आंसर लिखो, बात खत्म। उस आंसर में सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, गप्पा ठोकना ये सब जो होता है वो इंग्लिश और एसएस में ज़्यादा होता है, साइंस में नहीं होता है। तो इसके लिए साइंस में लेंथ पे ध्यान नहीं देते, साइंस के अंदर कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं और पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, लेंथ वगैरह जो है वो जनरली एसएस में ज़रूर देखा जाता है, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी, बट साइंस में इतना नहीं देखा जाता, तो बेफिक्र रहिए। नाउ नेक्स्ट 44, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो पहला तो लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सारे के सारे लाई कर रहे हैं इन द सेम प्लेन। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या है, ओके, अच्छा दूसरा भी तो लॉ है, मैं भूल गई। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और इसी को अपन कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या तो सिंपल स्नेल्स लॉ। Okay, let's see the next question. The refractive index of the rectangular glass slab is n1. अभी यहाँ के लिए n1 यूज कर लेती हूँ. The refractive index of the another medium is n2. Now
When a ray of light is incident on a rectangular glass slab, draw the ray diagram emerging from the rectangular glass slab for the following cases. ठीक है, अभी कह रहा है कि आपके पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ग्लास स्लैब है और उसमें रे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और दूसरा मीडियम जो भी है उसका 2 है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन केसेस के दौरान आप हमें फिगर ड्रॉ के बताइए कि रे क्या करेगी। तो पहला केस क्या है, n1 इज ग्रेटर देन n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द अनदर वन, ठीक है। तो यहाँ पे n1 इज ग्रेटर देन n2, दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द अदर मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट गोज फ्रॉम द रेयर टू, तो अब बेसिकली क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो n1 इज द ग्लास, ठीक है, ग्लास है तो ग्लास में है, और n2 जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। तो जब n1 इज ग्रेटर देन n2 है, मतलब कि जो रे जा रही है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब आप खुद सोचो, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या हो जाता है, जो रे होती है वो बेसिकली नॉर्मल के नज़दीक में आ जाती है, ठीक है। सो इट बेंड, ओके, तो आप लिख सकते हो, सो इट डाइवर्जेस एंड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। अब n1 इज इक्वल टू n2, दोनों सेम है, मतलब दोनों मीडियम सेम है, ठीक है, कोई भी रेयर नहीं है, कोई भी डेंसर मीडियम नहीं है, या तो दोनों डेंस है और दोनों रेयर है, ठीक है, सेम ही है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे कोई मीडियम चेंज होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। जब मीडियम चेंज ही नहीं होगा तो लाइट बेंड थोड़ी होगी, ठीक है। इसके लिए देखो लाइट कैसे आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, देयर इज नो बेंड, ओके। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि n1 इज लेस देन n2, इसका मतलब कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है। तो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो रे क्या करेगी, कॉन्वर्ज, ध्यान देना, ये मिल रही है, ठीक है, मिल रही है ग्लास स्लैब से, तो कॉन्वर्ज, ओके, ऐसे फिगर आपको बनाना है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द टाइप, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन 2f, ठीक है, 2f पे रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे है, 2f1, ठीक है। एक तो स्ट्रेट लाइन जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल से जाएगी, तो दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, 2f2 पे मीट कर रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेजेस 2f2, टाइप ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेजेस सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है बिटवीन f एंड 2f, तो बिटवीन f एंड 2f, ये 2f1 और ये f1 के बीच में है, ठीक है, बीच में है। अगेन सेम रेज दोनों ही आप सेम पास करोगे, एक पैरेलल वाली और एक ऑप्टिकल वाली, और दोनों आपस में मीट कर रही हैं। तो कहाँ हो रहा है, 2f के बाद बन रही है ना, तो 2f2 के बाद बनेगी बियॉन्ड, रियल इन्वर्टेड है बट ये मैग्नीफाइड होती है, ठीक है, थोड़ी सी लार्जर होती हैं, डन, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, वृंदा यूजेस हर 400 वॉट फ्रिज फॉर 8 आवर्स पर डे, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पावर दिया हुआ है 400 वॉट, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किलोवाट के अंदर। तो 400 डिवाइड बाय 1000, तो क्या हो गया 0.4 किलोवाट। चलो इतना क्लियर है, फॉर 8 आवर्स पर डे, ओके। तो टाइम कितना दिया हुआ है, एक दिन में 8 घंटे जितना ऑपरेट हो रही है ये रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 8 आवर्स। हाउ मच विल बी द डिसम्बर मंथ्स बिल, दिसंबर के महीने का लाइट का बिल कितना होगा, एट ₹10 पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बिल कैसा है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या है यहाँ पे, ₹10, ठीक है, या तो फिर किलोवाट आवर, सीधी सी बात है। तो अब पहले तो हमें ये देखना होगा ना कितने किलोवाट आवर अपनी कितना बेसिकली जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो पहले टाइम की बात कर लेते हैं। देखो दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। यहाँ पे एक दिन के लिए 8 घंटे का यूज़ हो रहा है, तो टोटल टाइम अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, टोटल टाइम फॉर दिसंबर मंथ, तो उसके लिए होते हैं 31 डेज। सो दैट मीन्स 31 × 8 कितना हो गया, 248 आवर्स,
टोटल कितने घंटे चल रही है बेटा? 248 आवर्स। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन या तो फिर एनर्जी कंज्यूम्ड, कुछ भी लिख दो, अपॉन टाइम। सो पावर कितना है? 0.4। वर्क डन नहीं पता, टाइम कितना लग रहा है हम लोगों को? 248 आवर्स। ठीक है, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 248। सो 4/10 इंटू 248, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18 19, 1 कैरी, 9, 99.992। ठीक है, सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 99.2 किलोवाट आवर। ये वर्क डन हो गया। तो ये किलोवाट आवर कैसे हो गया? देखो ये क्या है? ये पावर है और ये टाइम है। पावर का यूनिट क्या था? किलोवाट, और टाइम क्या है? आवर में है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया? किलोवाट आवर। ओके, अब 1 किलोवाट आवर का कितना रुपीस बोला है बच्चा? 10 रुपीज। So now bill for December month is equals to 99.2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का 10 रुपये है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 992/10 मल्टीप्लाई बाय 10 कैंसिल आउट, तो कितना रुपीस आ गया बच्चा? 992 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट, यहाँ बिल, जो भी आप बोलिए। डन बेटा, क्लियर? सो यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया सेक्शन सी। ओके, तो लास्ट सेक्शन डी एज आई टोल्ड यू, और वो हम लोग जल्दी फिनिश कर लेंगे ताकि आपका साइंस का प्लेलिस्ट पूरा का पूरा कवर अप हो जाए। तो चलिए बच्चों, अभी आप स्टडी कीजिए आराम से। ओके, और कुछ आपको डिमांड हो या कुछ ऐसा हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस होते जाएंगे मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती जाऊँगी। एंड आपके प्री बोर्ड्स जो मेन अभी आएंगे 28 जनवरी के आसपास कुछ आएगा, 27-28। ठीक है, तो आई ट्राई कि मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर ही दूँ। तो चलिए बच्चों, अभी आप अच्छे से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय।